जनता मोदी जी के शासन से उब चुकी है और इंडिया गठबंधन वोट देने, शासन सत्ता देने का मन बना चुकी है। और केवल जुमलों की बरसात, झूठे वादे, किसानों की आय दोगुनी, 15 लाख आएंगे, जुमलों की केवल जुमला जुमला जुमला। इसे जनता भूख चुकी है, चाहे बलिया की हो चाहे देश की। और जनता परिवर्तन चाहती है और इस बार हमको लगता है इस बार परिवर्तन होकर रहेगा और इंडिया गठबंधन की पूरे 0/नील/सन्नाटा। इन लोगों को अगर कुछ मार्क्स देना हो तो 0/नील/सन्नाटा। बलिया में जो भी विकास हुआ है, जो भी विकास, एक चीज वह कांग्रेस की देन है। बीजेपी के शासनकाल में बलिया का डेवलपमेंट बहुत बढ़िया हुआ और वही है, ताली और थाली यहाँ बजी। यहाँ पे ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिला, यहाँ पे ना दवाइयाँ नहीं मिली, एजिथ्रोमाइसिन शॉर्ट था, इवर्मेक्टिन शॉर्ट था, पैरासीटामॉल शॉर्ट था। यहाँ पे मैं पूछता हूँ कि जब ये सरकार आई तब बलिया में कितने डॉक्टरों का पद था, नर्सिंग स्टाफ का कितना पद था, आज कितना पद पे डॉक्टर है, कितना खाली है। मामला जस का तस उससे भी बुरा हाल है। आपने डॉक्टरों का पद तो बढ़ाया ही नहीं, आपने जो खाली है उसको आज तक भरा भी नहीं। ये आपकी यहाँ स्वास्थ्य व्यवस्था की सच्चाई है। मैं कहता हूँ जितने साथी खड़े हैं, जमीनी डेवलपमेंट की क्या लास्ट बात बता दो, जमीनी डेवलपमेंट यही है कि जितने लोग यहाँ खड़े हैं आसपास, किसी से जाके पूछिए कि क्या अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ाने के लिए भेजेंगे, क्या अपने परिवार क्या अपने आपके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। अभी देखिए तो आप पाकिस्तान की पावर हब कंपनी से चंदा लेंगे, बीफ कंपनी से चंदा लेंगे और फिर बोलेंगे कि जैसे भी लें आप। वो तो मोदी जी नहीं चाहते थे कि वो तो सुप्रीम कोर्ट की देन है कि जो आज सब हम लोग जान गए। ये तो हम भारतीय जनता पार्टी के पास अपना कोई कैंडिडेट नहीं है, इनके पास नेता ही नहीं है, इसीलिए समाजवादी पार्टी से खींच के नेता लाते हैं और उनको ही राज्यसभा के सांसद होते हुए भी टिकट दे दिया जाता है। इस समय हम लोग बलिया में हैं और बलिया अपने राजनीतिक सरगर्मी के लिए अलग से जाना जाता है। बलिया की राजनीति की चर्चा देश ही नहीं विदेशों में भी होती है और इस समय तो टेम्परेचर गर्मी से चढ़ा हुआ ही है, दूसरा चढ़ा हुआ है चुनाव की वजह से। भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ से नीरज शेखर को प्रत्याशी बनाया है, समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन ने सनातन पांडे को बनाया है और बसपा ने ललन सिंह यादव को बना दिया है। हमारे पीछे आप भीड़ देख रहे हैं, हम लोग कलेक्ट्रेट में हैं। कलेक्ट्रेट में लोगों के बीच में राय जानने के लिए मौजूद हैं कि 2024 में बलिया क्या गुल खिलाने वाला, क्या कभी समाजवादी पार्टी से के धुरंधर नेता रहे नीरज शेखर जो भाजपा में आ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी उनके पक्ष में इस समय है, वो जिता करके इनको भेजेगी या फिर घोर समाजवादी सनातन पार्टी जीतेंगे। और इन्हीं मुद्दों पे चर्चा करने के लिए तमाम लोग मेरे साथ हैं, मैं लोगों से जुड़ूंगा। पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। लक्ष्मण यादव। और लक्ष्मण जी, 2024 का चुनाव है, बलिया में क्या हवा है? देखिए, यहाँ इंडिया के पक्ष में हवा। 2024 का चुनाव जनता मोदी जी के शासन से उब चुकी है और इंडिया गठबंधन वोट देने, शासन सत्ता देने का मन बना चुकी है। और बलिया अंतिम चरण में चुनाव है। पश्चिम उत्तर प्रदेश से जो चुनाव हुआ पहले चरण में, उधर की ने बताया है कि भाजपा को हटाओ और इंडिया गठबंधन को लाओ, इंडिया जीतेगा और हारेगा इंडिया का दुश्मन। तो फिर आते हैं हम आपके पास। आप बताइए, आप पगड़ी उगड़ी बांध, चलिए आप नहीं बोलेंगे और दूसरे से हम बात करते हैं। ये बताइए, आप अपना नाम बताइए। ब्रिजेश सिंह गाट। ब्रिजेश सिंह जी, 2024 के परिप्रेक्ष्य में आप बलिया के चुनाव किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, दो समाजवादी आमने सामने, भले ही वो बीजेपी में इस समय है। ना अभी जो लक्ष्मण जी ने कहा, उन्होंने उनकी बात सही कहा। जनता जो यह 10 सालों का शासन है, इससे बलिया के ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश और देश की जनता उब चुकी है। केवल जुमलों की बरसात, झूठे वादे, किसानों की आय दोगुनी, 15 लाख आएंगे, जुमलों की केवल जुमला जुमला जुमला। तो इसे जनता उब चुकी है, चाहे बलिया की हो चाहे देश की हो। और बलिया जनता परिवर्तन चाहती है और इस बार हमको लगता है इस बार परिवर्तन होकर रहेगा और इंडिया गठबंधन की पूरे देश में सरकार बनेगी। अच्छा, जहाँ तक देखा जाए, यहाँ की बात करते हैं हम लोग, बलिया में खड़े हैं, स्थानीय मुद्दों पे बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर पिछले टर्म में वीरेंद्र सिंह मस्त 5 साल सांसद रहे, उससे पहले 5 साल भारतीय जनता पार्टी के ही भरत सिंह रहे हैं। इनके कार्यों को देखा जाए तो कितने इनके कार्यों को 10 में से अगर आपको मार्क्स देने होंगे तो कितना देंगे और क्यों देंगे? 0/नील/सन्नाटा। इन लोगों को अगर कुछ मार्क्स देना हो तो 0/नील/सन्नाटा। बलिया में जो भी विकास हुआ है,
जो भी विकास एक एक चीज वह कांग्रेस की देन है। जैसे छोटी लाइन से बड़ी लाइन, यह बलिया में है का? बलिया में छोटी लाइन से बड़ी लाइन हुआ कौन कराया? एक ब्रिज बना। एक जमाना अरे बात तो सुनिए भाई। तो हाँ, तो कांग्रेस का पता जमाना क्या हो गया भाई? 84 में जीते थे, उसके पहले भी कांग्रेस तमाम कांग्रेस जीती है। लेकिन कहने का मतलब है कि जो भी विकास हुआ बलिया में, जगन्नाथ चौधरी विकास पुरुष के नाम से कहे जाते थे। बलिया में नहरों का जाल अगर किसी ने बिछाया है तो जगन्नाथ चौधरी जी ने बिछाया। छोटी लाइन से बड़ी लाइन किसी ने करवाया तो जगन्नाथ चौधरी जी ने करवाया। रेलवे का यह ओवरब्रिज किसी ने बनवाया तो जगन्नाथ चौधरी ने करवाया। दूरसंचार की किसी ने स्थापना की तो जगन्नाथ चौधरी जी के ज़माने में। जो भी आप विकास देख रहे हैं वह कांग्रेस की सरकार में देख रहे हैं। यहाँ जानते हैं क्या हुआ है बीजेपी में? भरत सिंह जी एक नितिन गडकरी को बुलाए, कहे कि ओवरब्रिज के ब्रिज बनेगा, एक ईंटा रखवा, क्रॉस ब्रिज। भाई साहब, क्रॉस ब्रिज तो छोड़ दीजिए, उसका नक्शा तक कभी बलिया के लोग नहीं जान पाए। महत जी, आप पासपोर्ट बनवाने से काम चलेगा कि पासपोर्ट बनवा दिए? कितने लोग विदेश जा रहे हैं? तो ये सब भारतीय जनता पार्टी के लोग जुमलेबाजी करते हैं। 10 सालों में जिलो बटा भाई, आप बताइए। मैं तो अखिलेश यादव को धन्यवाद दूंगा, उसने चंद्रशेखर विश्वविद्यालय दिया चंद्रशेखर जी के नाम पर। हम तो बधाई देंगे मायावती को भी, भले वो इंडिया गठबंधन में नहीं है। चंद्रशेखर उद्यान मायावती की देन है। आप जहाँ खड़े हैं बगल में क्या है? भारतीय जनता पार्टी। एक भी बताए ना, बीजेपी के लोग अगर एक विकास की बात बतावें तो मैं कहूंगा कि आज बलिया में अभी आपके पास आते हैं। आप सही कर रहे हैं, विकास आपका बड़ा दिल है। आप चंद्रशेखर जी की बड़ाई, मायावती की बात कर रहे हैं। आप बताइए, आपका क्या नाम है? अम्बादत्त पांडे। पांडे जी, बलिया के परिप्रेक्ष्य में हम बातें करेंगे, देश दुनिया की नहीं करेंगे। बलिया में जो डेवलपमेंट रहा, कैसा रहा है पिछले 10 सालों में? क्योंकि 10 साल से ही बीजेपी का कमल यहाँ पे खिला हुआ है। बीजेपी के शासनकाल में बलिया का डेवलपमेंट बहुत बढ़िया हुआ है, और उसमें से 10 साल में से 2 साल कोरोना को लिए आप निकाल दीजिए। वो कोरोना काल को जोड़ लेते हैं। कोरोना काल में कितनी सुविधाएं मिली यहाँ के लोगों की, इस पे भी चर्चा आज हो जाएगी। कोरोना काल में फ्री वैक्सीनेशन हुआ, उससे पहले लाशों का ढेर लगा था बलिया में। लाशों का जो ढेर लगा था वो ढेर कोरोना के वजह से हुआ था, और कोरोना के उसमें रिकवरी के लिए जो सरकार ने किया उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। बहुत बड़ा वो वैश्विक महामारी थी, और उस पर यदि संवेदनहीन होकर के पार्टी और दल के हिसाब से बात करेंगे तो बहुत बड़ी संवेदनहीनता वाली बात हो जाएगी। और एक साथ यदि आपके पास, आप में कोई अपने यहाँ कोई आप भोज कर रहे हो और आपका 100 आदमी का एस्टिमेट हो, और एक साथ वहाँ पर सिर्फ 200 लोग हो जाएंगे तो आपका सिस्टम बिगड़ने लगता है। यहाँ पर जब हॉस्पिटल है, मान लीजिए 100 बेड का हॉस्पिटल है, 200 बेड का हॉस्पिटल है, और अचानक महामारी आ जाती है तो कितने मरीज आ जाएंगे इसका कोई ठिकाना नहीं रहता है। तो उस पर सवाल उठाना, ये बताइए, नीचता है। बिल्कुल सवाल छोड़ देते हैं। उसके बाद जो कार्यकाल रहा है, क्या कार्य? अभी ग्रीन फील्ड अब बन रहा है, सारे किसानों से उनकी जमीनें खरीद ली गई है, और अधिग्रहण हो गया और काम भी शुरू हो गया है। ठीक, और उसके बाद से रेलवे के भी क्षेत्र में, ठीक है, आपकी सरकार थी, आपने छोटी लाइन से बड़ा निसंकोच, सुनिए और ये सुन लीजिए, निसंदेह छोटी लाइन से बड़ी लाइन आपने कराया, लेकिन उस लाइन को और बड़ा हमने किया। हमने क्या किया कि हमने उसका विद्युतीकरण कराया। पूरे देश में रेलवे का विद्युतीकरण हुआ, और सारा का सारा हम प्रयास कर रहे हैं कि दुनिया के साथ कंधे से कंधे मिलाएं, और इसके लिए वंदे भारत, बुलेट ट्रेन, मेट्रो, प्रत्येक क्षेत्र में काम हो रहा है। और सही आप कह रहे हैं, बुलेट ट्रेन चल रही है, वंदे भारत चल रही है, लेकिन जो भी इस गर्मियों में सफर करने वाले होंगे, त्योहारों में जो भी सफर करते होंगे, रेलवे ने उनका गला काटने का इंतजाम कर रखा है। जेब नहीं होता यह है कि रेलवे की ट्रेनों में जो 13 S13 तक जो सामान्य बोगियां हुआ करती थी रिजर्वेशन को, उनको काट करके M1, M2, M3 में बदला जा रहा है, और गरीब लोगों के जेब काटने का काम किया जा रहा है। आपको पता होगा कि जितना सामान्य जो रिजर्वेशन होता था उसको काट दिया गया है, और इसलिए काटा गया है कि सामान्य लोगों के जेब पे बोझ आ सके। देखिए, ये आपका नरेशन हो सकता है, ऐसा कुछ सरकार नहीं, आम आदमी का, ऐसे गरीबों के लिए हमेशा कुछ न कुछ सरकार सोचती रहती है। और ये जो आपका जो रेलवे का ये वाला सेगमेंट था, क्योंकि मैं रोज रेलवे की यात्रा करता नहीं, मैं इसलिए मैं इसलिए हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। आप रोज रेलवे की यात्रा नहीं करते, इसलिए आप उस दर्द को नहीं समझते हैं। आप बताइए, आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुशांत राज भारत है। अभी हमारे साथी बता रहे थे कोरोना काल में इस सरकार ने, बस नहीं वहीं से अस्पताल पे ही आ रहा हूँ। तो कोरोना काल में इस सरकार ने बहुत बड़ा काम किया, जो आज तक पूरे विश्व में
कोरोना की महामारी से पूरा विश्व जूझ रहा था, वो कोई देश नहीं कर पाया। वो हमारे इकलौते विष्णु जी के अवतार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। और यहाँ की जनता से ताली और थाली बजवा दिया कोरोना में, कोरोना भगाने के लिए। ये कोरोना काल में यहाँ पे हुआ, ये हकीकत है। विश्व हंस रहा था हमारी ओर देख के। ये रहा कोरोना काल। मैं बात कर लूँ दूसरी, आते हैं वही है, ताली और थाली यहाँ बजी। यहाँ पे ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिला, यहाँ पे ना दवाइयाँ नहीं मिली। एजिथ्रोमाइसिन शॉर्ट था, आइवरमेक्टिन शॉर्ट था, पैरासीटामॉल शॉर्ट था। यहाँ पे मैं पूछता हूँ कि जब ये सरकार आई तब बलिया में कितने डॉक्टरों का पद था, नर्सिंग स्टाफ का कितना पद था, आज कितना पद पे डॉक्टर है, कितना खाली है। मामला जस का तस, उससे भी बुरा हाल है। आपने डॉक्टरों का पद तो बढ़ाया ही नहीं, आपने जो खाली है उसको आज तक भरा भी नहीं। ये आपकी यहाँ स्वास्थ्य व्यवस्था की सच्चाई है। मैं कहता हूँ जितने साथी खड़े हैं, जमीनी डेवलपमेंट की क्या लास्ट बात बता दूं, जमीनी डेवलपमेंट यही है कि जितने लोग यहाँ खड़े हैं आसपास, किसी से जाकर पूछिए कि क्या अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ाने के लिए भेजेंगे, क्या अपने परिवार, क्या अपने आपके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं? अभी देखिए, एक इसमें बहुत बढ़िया इसका उत्तर है। सरकारी स्कूल में ये खुलेआम दे रहा सर, आज की बात नहीं है, ये सिर्फ बीजेपी से जोड़ कर ना देखा जाए। बुनियादी एजुकेशन बहुत पहले से आप किया है, लेकिन बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि हम वहाँ पर योग्य शिक्षकों की भर्ती भी करते हैं, नेट पास टेट पास सब कुछ करते हैं, वो हमारा सबसे क्वालिफाइड तबका है, लेकिन पर प्राइवेट स्कूल को प्राथमिकता प्रत्येक इंसान देता है। यह सत्य है, इसको सरकार से जोड़कर ना देखा जाए, यह मानव के नैतिक मूल्यों से देखकर जोड़ा जाए। जिस सरकारी स्कूल में बच्चा जाता है वहाँ उसके एजुकेशन बढ़िया होता है, लेकिन मैं हूँ, आप हूँ, कोई भी हो, वो सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को नहीं भेजता है, चाहे सपा की सरकार हो, चाहे भाजपा की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो। सुनिए, दिल्ली में आम आदमी बिल्कुल आम आदमी पार्टी की सरकार चल रही है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार चल रही है। दिल्ली में तमाम विधायकों के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। 4 लाख बच्चे दिल्ली में प्राइवेट स्कूलों से नाम कटवा के सरकारी में एडमिशन लिए पिछले साल। सही। दिल्ली की बात बिल्कुल आपकी सही है। दिल्ली में एजुकेशन मॉडल सुधरा है, उसमें कोई शक नहीं है, पूरी दुनिया का। आप बताइए, आपका क्या नाम है? प्रहलाद कुमार नाम है मेरा। प्रहलाद जी, आप बलिया के रहने वाले हैं? जी सर। अब 2024 का चुनाव है, नहीं रुक जाइए, 2024 का चुनाव है, अब बलिया में क्या स्थिति है? जैसे शिक्षा की बात हो रही है सर, अगर शिक्षा का अगर बढ़ावा दिया जाए तो अगर हमारा झुकाव सरकारी स्कूल की तरफ होता, आज जाकर देखिए सरकारी स्कूल में कितने लड़के हैं, कितने विद्यार्थी पढ़ते हैं। अगर वहाँ अच्छी शिक्षा होती, अच्छी व्यवस्था होती, तो हम और आप और ये सब लोग अपने बच्चे को भेजा जाता ना। लेकिन वहाँ हाँ मैं बता रहा हूँ, हम भाई उतने बड़े आदमी नहीं हैं हम लोग, ठीक है, हम लोकल चीज़ें बता रहे हैं, लेकिन नहीं भेजते हैं। अब हम अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या करेंगे? बच्चे को घर बैठाएंगे नहीं, मजबूरी पड़ती है कि भाई हम कहीं ना कहीं भेजें। अच्छा, इधर बात किया जाए, अभी वीरेंद्र सिंह मस्त जी यहाँ से सांसद रहे हैं और उनके कार्यों को देखा जाए, उनसे पहले भरत सिंह रहे हैं, तो कैसा कार्य रहा है? सर कोई अच्छा कार्य नहीं रहा है। अभी सनातन पांडे वर्सेस नीरज शेखर कहा जा रहा है, फेस टू फेस की लड़ाई मानी जा रही है। आपको क्या लगता है कि इस लड़ाई में कौन सा पलड़ा भारी होने वाला है? सर अभी हम कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन सनातन पांडे जी ऐसे सपोर्ट में सभी लोग आ रहे हैं उनके, ठीक है, तो मुझे यही लग रहा है कि उनकी सीट निकल सकती है। आप बताइए, नीरज शेखर वर्सेस सनातन पांडे होने के आसार हैं, आपको क्या लगता है कि बलिया में क्या होने वाला है? देखिए, जातिवाद पर तो जो वोट डालेगा, ठीक ना। जैसे कि नीरज शेखर ठाकुर हैं, तो ठाकुर लोग बोलेंगे कि नहीं हम उनके ये साथ जाएंगे, पंडित जी लोग बोलेंगे कि पंडित जी, वो तो अलग चीज़ है, जातिवाद वाला छोड़ दिए, वो रहेगा ही हमेशा। वास्तविकता क्या है? वास्तविकता ये देखिए, राष्ट्रवाद में बोल रहे हैं ना कि राष्ट्र का चुनाव है, सुनिए, राष्ट्र का चुनाव है, राष्ट्र के मुद्दों पर वोट डाला जाएगा। अभी कुछ दिन पहले SBI जब सुप्रीम कोर्ट में खड़ी थी तो बोली कि हमको 30 जून तक डाटा देने के लिए 30 जून तक समय दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट बोला कि क्यों? बोला हमारा तैयार नहीं है। बोला सुप्रीम कोर्ट की नहीं लठ बजाया, बोला 2 दिन के अंदर चुनाव आयोग को देना है। तो जो सुनिए, नहीं तो मैं वही देखिए, अभी राष्ट्रवाद छोड़ दीजिए, अभी हम लोग जिस मुद्दे पे बात कर रहे हैं, हम बलिया के परिप्रेक्ष्य में बातें कर रहे हैं, और बलिया को अगर देखा जाए तो यहाँ के जो मुद्दे हैं, यहाँ के क्या मुद्दे हैं? लोकसभा की सीट है ना, लोकसभा की सीट है ना, पार्लियामेंट में जाएंगे यहाँ के सांसद हैं, तो आप पाकिस्तान की पावर हब कंपनी से चंदा लेंगे, बीफ कंपनी से चंदा लेंगे, और फिर बोलेंगे कि
इलेक्ट्रोल बांध के जैसे भी लें आप, वो तो मोदी जी नहीं चाहते थे कि वो तो सुप्रीम कोर्ट की देन है कि जो आज सब हम लोग जान गए, नहीं तो हमको कहाँ पता चलता कि पाकिस्तान की पावर हब कंपनी से इन्होंने चंदा लिया है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे आगे आप बताइए, आपका क्या नाम है? अशोक कुमार। अशोक जी, 2024 में क्या होने वाला है यहाँ पर? 2024 कौन से में मुद्दे हैं जो प्रभावी होने वाले हैं? देखिए, मुद्दे तो बेसिक जनता को बेसिक नीड की चीज़ें नहीं मिल रही हैं। शिक्षा स्वास्थ्य में कोई व्यवस्था अच्छी नहीं है। अगर मान लीजिए इनको 10 साल का मौका मिला, अगर इन्होंने 5 साल में अच्छा कर दिया होता तो जनता तीसरे के लिए क्यों पसंद करती, क्यों हटाती? ऑप्शन क्यों चूज करती? इस क्वेश्चन में है, मान लीजिए सभी गवर्नमेंट स्कूल को एकदम बंद कर दिया गया, ऑलमोस्ट बंद है। सब प्राइवेट स्कूल बढ़ते जा रहे हैं और सब पहुँच वाले लोगों का है। अगर अच्छे गवर्नमेंट स्कूल में अगर अच्छी पढ़ाई होती तो क्यों पैसा देकर प्राइवेट पढ़ाता? इन लोगों को मौका मान लीजिए 10 साल से 5 साल में मौका मिला, अगर अच्छा काम कर देते तो हम दूसरे को सोचते ही नहीं भाई हमारा अच्छा तो इनको आँख मूंद के वोट देना है विकास के ऊपर। क्या भाजपा यहाँ से निकलने वाली है या बदलाव होने वाला है? बदलाव तो होगा, इसलिए कि नीरज शेखर भी 2 बार इनको सांसद उससे भी रहे हैं, राज्यसभा से भी, एक बार सांसद भी रहे हैं, कुछ दिखाई नहीं दिया। हाँ हाँ, 20 साल के और कार्यों कुछ हमको तो नहीं दिखता। जनता नहीं पसंद कर रही, जनता तो इनको पसंद नहीं कर रही है। जनता नहीं पसंद। चलिए और आगे बात करते हैं। आप बताइए, आपका क्या नाम है? मेरा नाम विकास सिंह। और देखा जा रहा है कि नीरज शेखर प्रत्याशी बने, इससे पहले वो समाजवादी थे जी, और भाजपाई हो गए जी। 10 साल उन्होंने राज्यसभा में काटे जी, लगभग 8 साल सांसद भी रहे हैं। बिल्कुल। तो इन कार्यों को देखते हुए क्या इनकी परफॉर्मेंस होने वाली है? इसके पहले सरकारों में सांसद मंत्री राज्यसभा रहे हैं भाजपा से पहले, जहाँ की काम का केवल सैफई में होता था। उस पार्टी से थे जो कि आज की डेट में दीपोत्सव से जिनको दिक्कत है और सफाई महोत्सव में खुशी मनाते थे, वो लोग करोड़ों करोड़ों खर्च करते थे। दीपोत्सव से उनको सबसे ज़्यादा दिक्कत है, उस पार्टी से वो सांसद है। वहाँ इन्हीं सारी वजहों से उन्होंने पार्टी का त्याग किया। लोग तो कहते हैं कि उनको 19 में टिकट नहीं मिला, वो फिर भाजपा में चले आ गए। लोग कहें जो भी कहें, लेकिन उनकी सारी नाराजगी लोग नहीं बता सकते हैं। जब आप उनसे पूछेंगे कि उनकी नाराजगी क्या है तो वो बताएंगे। अच्छा, उन्होंने कभी भी सार्वजनिक मंचों पर ये बात नहीं कही है कि समाजवादी पार्टी ने हमको विकास से रोका है या वो हम काम कर रहे थे तो उन्होंने हमें काम नहीं करने दिया। नीरज शेखर की ही देन है, ये सपा सरकार की देन है। आप भी जानते हैं, यहाँ पर अभी कई भाई साहब बता रहे थे कि यहाँ पर स्पोर्ट्स कॉलेज लेके आ गए, ब्रिज यहाँ पर यूनिवर्सिटी लेके आ गए, तो कुछ तो नीरज शेखर किए थे। बिल्कुल, उनकी जो कार्य उन्होंने किया था, सपा पार्टी का एक कल्चर था। जैसे सपा पार्टी में पूर्व में हमारे मंत्री नाद राय हुआ करते थे, आप नहीं सुने हैं, लेकिन मैंने सभा में उनको सुना है कि भाई इस जो कार्य हुए हैं उसके लिए मैं भी जाके मुलायम सिंह के और अखिलेश यादव के यहाँ कहता था। काम जब होता था तो वो श्रेय दूसरे लोग लेते थे, मार्केट में जाकर उसकी मार्केटिंग करते थे। तो ये नेता ऐसे थे कि इनको मार्केटिंग नहीं आती थी, ये इनकी कमी थी। नहीं, मार्केटिंग करना और काम करना दोनों अलग बातें हैं। ये बताइए, आपके वीरेंद्र सिंह मस्त जी यहाँ पर सांसद थे, उन्होंने काम कैसा किया? वीरेंद्र सिंह मस्त का काम तो आपको, हमको और यहाँ तक कि विपक्ष के लोगों को भी दिख रहा है। टिकट क्यों उनका कट गया? टिकट कट गया, पार्टी का क्या रूल है, क्या किस तरह से टिकट देते हैं, किस क्राइटेरिया पे देते हैं, एक इतने कद्दावर नेता को तरजीह न देती उनका टिकट काट देना और कहीं से न देना। आप ये समझिए, बहुत ही कद्दावर नेता थे हमारे गाजीपुर से सांसद, उन्होंने बहुत विकास कराया। वो तो एलजी है। सुनिए, तो उसको एलजी किसने बनाया? आपने बनाया, पार्टी ने बनाया ना। तो कल को भरत सिंह, अभी तो इलेक्शन भी नहीं हुआ, आप कह रहे क्या बनाया। अभी रुकिए, 1 साल रुकिए, तब आप बताइएगा कि उनको कुछ नहीं बनाया। लेकिन अभी आप कहें कि उनको उतार के तुरंत कहीं पर बैठा दे, राष्ट्रपति बना दे, तो ये भी ठीक नहीं है। ये बताइए, एक भाई साहब हमारे कह रहे थे कि जो सरकार जो है संवेदनशील नहीं है। मैं सन 2000 में गोरखपुर में एज ए मेडिकल रैप काम करता था, सन 2000 में, और गोरखपुर में पर डे 200-2500 छोटे नवजात बच्चे मरते थे। जब मैं मेडिकल कॉलेज में काम करने जाता था तो 200-2500 बच्चे छोटे माए बाप लेके चिल्लाते थे, चीखते थे लोग। क्या हुआ भाई? तो इसको इंसेफ्लाइटिस हो गया है। पूरी सरकार रही 5 साल, आप आंकड़ा उठा के देख लीजिएगा, हर दिन 20-20, 25-25 बच्चे मरते थे। जब ये सरकार हमारी आई, उस पे काम हुआ। ये संवेदनशील सरकार, वो डाटा हम लोग भी जानते हैं, योगी जी की सरकार थी, 54 बच्चे मारे गए थे, उस डाटा को छोड़ दीजिए। आप बताइए, यहाँ के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो इस बार नीरज शेखर वर्सेस सनातन पार्टी क्या होने वाला है? बीजेपी जीतेगी। क्या मार्जिन क्या होने वाला है इस बार? पिछली बार तो बड़ा आप लोगों पे धांधली का आरोप लग रहा है, अभी कई वीडियो चल रहे हैं कि जबरदस्ती हरा दिया गया था। इस बार क्या अंतर बहुत रहेगा,
बहुत अंतर रहेगा। क्या फिर इस बार वही वाली कहानी होगी? अब देखिए, जैसा आरोप लगा रहे हैं। विपक्ष जैसे कि जिसको आरोप लगाना है, देखिए होता ये है कि जो काउंटिंग में जो लोग थे वो बताएंगे ना, या वो लोग बताएंगे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हम लोग तो बाहर वोट देकर घर चले जाते हैं, तो हम लोग बाद में रिजल्ट पढ़ते हैं, ठीक है, उसमें हम क्या बता सकते हैं कि धांधली हुई कि नहीं हुई। वही मैंने कहा, अभी इलेक्टोरल बॉन्ड पे हो रहा है, तो मेरा ये सवाल था कि भाई यदि बीजेपी कन्विक्टेड हो गई है तब तो ठीक है, बहुत शर्म की बात है। यदि कन्विक्शन नहीं है, अभी कोर्ट में कार्रवाई चल रही है, तो उस पर हम क्या बोल सकते हैं। बिल्कुल। खैर जो डेटा आ रहे हैं उसके हिसाब से तो सभी नंगे हैं, थोड़ा सा नंगा है, कोई बहुत ज्यादा नंगा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमारे बड़े भाई साहब 2-3 बार ये कह चुके हैं कि क्या भाजपा कन्विक्टेड हुई है इलेक्टोरल बॉन्ड में कि नहीं हुई है, चुनावी चंदे की न चोरी में डकैती में। मैं कहता हूं आप सरकार में है, आपकी सरकार है, आप एक अध्यादेश लेके आते हैं और इनकम टैक्स के 45A में बदलाव करते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि आप जो अध्यादेश लाए थे, जो कानून लाए थे, वो असंवैधानिक है, कानून के रूप में नहीं है, अगर लोकतांत्रिक नहीं है, अगर असंवैधानिक सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया इलेक्टोरल बॉन्ड को, तो भाजपा सरकार को यही नैतिक पतन और नैतिक कन्विक्शन है। जब आपका लाया गया कानून को सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक कर दिया, यही आपको जेल है, यही आपकी सजा है, यही आपका चेहरा नहीं है। इसमें संविधान की खूबसूरती है। न्यायपालिका को स्वतंत्र इसीलिए रखा गया कि यदि कोई अध्यादेश सरकार के खिलाफ हो, या सरकार जो है वो जनता के खिलाफ होता है या संविधान के खिलाफ होता है, तो उसको रिव्यू कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा। तो सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड लाया तो सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू किया। ये तो बहुत ही खूबसूरत संविधान की बात विपक्ष है। कोर्ट में गया, रिव्यू हुआ। खैर बताइए 2024 में नीरज शेखर वर्सेस सनातन पांडे कैसा होने वाला है? सनातन पांडे चुनाव जीत रहे क्या हैं। वजह है कि सनातन पांडे? एक तो उनके साथ गहरी संवेदना है कि पिछली बार अलोकतांत्रिक ढंग से उनको चुनाव हराया गया, श्योर। एकदम श्योर। उनके साथ मारपीट हुई, उनकी गाड़ी का शीशा फूटा और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सरेआम गुंडई की, बूथ पे की, प्रशासन के सामने की, शासन प्रशासन का सहयोग था उसमें। और अभी भी शासन प्रशासन दबाने के लिए सनातन पांडे जी पर मुकदमा दर्ज कर चुकी है, अभी कुछ दिन पहले ही दर्ज कर चुकी है। देखिए चुनाव आते आते कितने मुकदमे उनके ऊपर दर्ज किए जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास अपना कोई कैंडिडेट नहीं है। समाजवादी पार्टी काफी समृद्धशाली नेताओं के तरीके में रही है, उनके पास काफी एक लंबा सीरीज है नेताओं का। इनके पास नेता ही नहीं है, इसीलिए समाजवादी पार्टी से खींच के नेता लाते हैं और उनको ही राज्यसभा के सांसद होते हुए भी टिकट दे दिया जाता है। तो ये है बलिया के लोग। आप लोगों ने देखा कि किस तरह बलिया के लोगों में नेतागिरी है। ऐसे ही नहीं कहा जाता है कि बलिया में घर घर नेता होते हैं, और उसका नमूना ये वीडियो था। जो लोग धरातल से लेकर के दिल्ली तक की समझ रखते हैं, एक एक मुद्दे पर अपनी बात रखते हैं, और वही बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखते हैं कि किस तरह से 2024 बलिया से बदलाव करेगा या वर्तमान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में फिर से मतदान करेगा। खैर ये तो आने वाला वक्त बताएगा। 4 जून को जब ईवीएम खुलेगा तब तक अन्य खबरों को लगातार देखते रहने के लिए आप बने रहिए पब्लिक वॉइस के साथ। चलते हैं अगली खबर में, फिर जल्दी मिलते हैं। तब तक राम राम दुआ सलाम।